अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास होगा 12 उर्दू चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है तौबा टेक सिंह। और ये एक अफसाना है। अफसाना किसे कहते हैं आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। और इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब क्या, आपके बुक जो होता है कहकशा बुक, उसका हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। और हाँ, अगर आप लोग पूरा एक एक लाइन पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। टॉपिक छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब आपका पूरा टॉपिक कवर रहेगा तो आपके एग्ज़ाम में जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे 100% आपसे बनेगा। बस आप लोग को करना क्या है, याद रखना है। जो भी हम बताएंगे आप लोग को याद रखना है। और आपके पास बुक है तो आप लोग उसको रिवीजन करते रहिएगा। चैप्टर 7 जो है हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। चैप्टर 7 मात्र एक वीडियो में, मात्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और 2025 न्यू बैच का स्टार्ट हो चुका है, जिसका आज चैप्टर नंबर 7 हम लोग कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 तक अपलोड कर चुके हैं, मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो में, सर मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए। अगर आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है तो हम भी मोटिवेशन होंगे और हम आपके लिए मेहनत करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लाते ही है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम क्या है, तौबा टेक सिंह। और ये एक अफसाना है। चैप्टर का नाम क्या है, तौबा टेक सिंह। और ये एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ कौन है, सआदत हुसैन मिंटू। तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं। आप बच्चा नहीं है, क्योंकि आप अगर क्लास 10th में भी पढ़े होंगे उर्दू तो आपको पता ही होगा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, मुसन्निफ़ के बारे में। यानी कि 60% क्वेश्चन मुसन्निफ़ के बारे में पूछा जाता है तो 40% उसके चैप्टर से। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चैप्टर के मुसन्निफ़ को पढ़ना और उसको समझना और उसको याद रखना। इसलिए चैप्टर आप भूल जाइएगा वो अलग बात है, लेकिन मुसन्निफ़ का एक एक पॉइंट आपको याद रखना है हर हाल में। और ये चैप्टर जो है बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप लोग नाम सुनकर सोच रहे होंगे किस तरह का चैप्टर होगा, तो हम बता दे रहे हैं, इसमें पूरा पागलों वाली कहानी बात होगी। किस तरह से पागल एक जेल में रहते हैं, पूरा कहानी पढ़ेंगे। अगर अभी हम आपको बता देंगे तो फिर चैप्टर पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। पहले चैप्टर पढ़ते हैं, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना इंटरेस्ट चैप्टर है और कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो लेखक का नाम क्या है, सआदत हुसैन मिंटू, जिसके बारे में हम पूरा बायोग्राफी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर चैप्टर की ओर चलेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सआदत हुसैन मिंटू 11 मई 1912 ईस्वी को मौजूदा लुधियाना पंजाब के सिमरवाला गांव में पैदा हुए थे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सआदत हुसैन मिंटू कब पैदा हुए, तो 11 मई 1912 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था, तो मौजूदा लुधियाना में। लुधियाना कहाँ है, तो पंजाब के सिमरवाला गाँव में है। आगे देखते हैं। मिंटू के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन था। मिंटू के वालिद का नाम क्या है, ख्वाजा गुलाम हसन। और वालदा का नाम क्या है, सरदार बेगम था। याद रखना, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है मिंटू के वालिद का नाम क्या है, तो ख्वाजा गुलाम हसन में आप लोग को टिक करना है। और वालदा का नाम क्या है, सरदार बेगम। याद रखना है। अमृतसर में इन्होंने तालीम हासिल की। और इन्होंने तालीम हासिल कहाँ की थी, तो अमृतसर में। लेकिन इंट्रेंस से आगे नहीं बढ़ सके। यहाँ पर नून का नुक्ता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, आपकी किताब में दिया होगा। यहाँ पर PDF बनाने में थोड़ा सा फ़ोटो खींचने में मिस्टेक हो गया है। लेकिन इंट्रेंस से आगे नहीं बढ़ सके। एक मुख्तसर मुद्दत के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला हुआ, लेकिन बीमारी की वजह से इन्हें अलीगढ़ छोड़ना पड़ा। मतलब क्या है, कुछ समय के लिए इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला हो जाता है, लेकिन बीमारी की वजह से इन्हें अलीगढ़ भी छोड़ना पड़ता है। 1933 ईस्वी में इनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सआदत हुसैन मिंटू का अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब से हुआ था, तो 1933 ईस्वी से। याद रखना है। और 1934 ईस्वी में इनका एक अफसाना तमाशा जो है वो उन्वान में शाये हुआ था। याद रखना है, आगे हम बताएंगे पूरा। इस दौरान वह अखबार में कालिम नवेसी और इदारत के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। इस दौरान मतलब क्या, 1933 ईस्वी के दौरान इन्होंने अखबारों में कालिम नवेसी और इदारत के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। मगरिबी अदब के तराजम भी इन्होंने शुरू कर दिए। इनका पहला अफसाना जो है अमृतसर से निकलने वाले रिसाले खुल्क के अगस्त 1934 ईस्वी के शुमार में तमाशा उन्वान से शाये हुआ। इनका पहला अफसाना कहाँ से शाये हुआ था, तो अमृतसर से निकलने वाले खुल्क के अगस्त 1934 ईस्वी में। कब, 1934 ईस्वी में। शुमार में अफसाना जो है क्या नाम है, तमाशा, जो प्रकाशन हुआ था। इन्होंने सहाफ़त को शुरू के ज़माने में अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाया।
बाद में फ़िल्मी दुनिया से भी इनका ताल्लुक़ कायम हुआ। बाद में जो है सआदत हुसैन मिंटू का फ़िल्मी दुनिया से भी ताल्लुक़ात कायम हुआ और बहुत सारी फ़िल्मों की कहानी भी मुकालमे या मंजरनामे इन्होंने कलमबंद किए और बहुत सारे फ़िल्मों की कहानियाँ जो है इन्होंने लिखे। अपनी नगरिया, इनके फ़िल्मों के कुछ नाम है। अपनी नगरिया, चल चल रे नौजवान, शिकारी, एक मिनट रुक जाइए, बेगम, शिकारी, पड़ोसन, गालिब, घमंड और 8 दिन जैसी फिल्में मिंटू के कलम से निकले हैं। देखिए मिंटू के कलम से कितने फिल्मों के नाम है। अपनी नगरिया याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपनी नगरिया, चल चल रे नौजवान, बेगम, शिकारी, पड़ोसन, गालिब, घमंड और 8 दिन जैसी फिल्में जो है मिंटू के कलम से निकले हैं। इनमें कई अपने ज़माने की नहायत मशहूर फिल्में, मतलब इनमें जो है कई अपने ज़माने, मतलब उस ज़माने में बहुत ही मशहूर फिल्में थे। आगे देखते हैं। मिंटू असलन अफसाना निगार थे। मिंटू जो है असल तौर पर अफसाना निगार थे। उनकी शनाख्त भी उसी हवाले से कायम हुई। इनका पहला अफसानवी मजमुआ आतिश पारे है। अफसानवी मजमुआ क्या होता है और अफसाना क्या है? पहला अफसाना जो है तमाशा था और अफसानवी मजमुआ मतलब अफसाना का किताब, पहला अफसाना का किताब जो है आतिश पारे है, जो 1936 ईस्वी में शाये हुआ था, जिसमें बहुत सारे अफसाना रहता है, उसको एक किताब बनाया जाता है। तो पहला अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? आतिश पारे। और मिंटू का पहला अफसाना कौन है? तमाशा, जो कहाँ से निकला था? तो अमृतसर के खुल्द, अगस्त 1934 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इनके कुछ अफसाने मजमूए का नाम है, देखिए, धुआं, चुगद, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, सरकंडों के पीछे वगैरह इनके मशहूर अफसानवी मजमूए हैं। मतलब ये जो आपके किताब में दिया हुआ है, धुआं, चुगद, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, सरकंडों के पीछे वगैरह, ये सब जो है इनके मशहूर अफसानवी मजमूए हैं। मतलब मशहूर अफसानों के किताब के नाम है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिए, या तो आप लोग आराम से नोट भी कर सकते हैं, या आपके पास किताब है तो आप लोग किताब में रीडिंग करते रहिए, हाईलाइट कर लीजिए, रीडिंग करते रहिए। अगर आपके पास किताब नहीं है और आपको ये वाला PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। आगे हम आपको नंबर दे देंगे, तो उस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए, तो हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने मुख्तसरीन अफसानों के, मुख्तसरीन मतलब छोटा अफसानों के एक मजमुआ शिया हाशिया शाही किया, जिसमें तक़सीम मुल्क का अलमिया और सियासी एतबार पर जो लानियत को निशाना बनाया गया। मिंटू ने एक नावल लिखा। मिंटू जो है एक नावल भी लिखा जिसका नाम बग़ैर उन्वान के है, जिनका नाम क्या है? बग़ैर उन्वान के। उन्वान मतलब बिना टाइटल के। खाके और ड्रामे भी बड़ी तादाद में लिखे। खाके और ड्रामे भी बड़े तादाद में लिखे। खाके किसे कहते हैं? आप लोग पढ़े हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, वो एक खाका है। खाका मतलब क्या है? किसी शख्स की तहरीरी तशव्वुर कशी को ही खाका निगारी कहते हैं। और ड्रामा तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं। 1939 ईस्वी में बेगम सफ़िया से इनकी शादी हुई। 1939 ईस्वी में इनकी शादी हुई, और किससे हुई? तो बेगम सफ़िया से। जनवरी 1948 ईस्वी में मिंटू पाकिस्तान चले गए। फिर जनवरी 1948 ईस्वी में मिंटू जो है पाकिस्तान चले गए, जहां 18 जनवरी 1955 ईस्वी को लाहौर में इनका इंतकाल हो जाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है। 1939 ईस्वी में इनकी शादी हुई, किससे? बेगम सफ़िया से। और फिर जनवरी 1948 ईस्वी, 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके 1 साल के बाद 1948 ईस्वी में मिंटू पाकिस्तान चले जाते हैं, जहां 18 जनवरी 1955 ईस्वी को लाहौर में इनका इंतकाल हो गया। मुख्तसर हयात के बावजूद मिंटू ने बहुत ज़्यादा लिखा। मुख्तसर हयात मतलब छोटी ज़िंदगी के बावजूद भी मिंटू जो है बहुत ज़्यादा लिखा। इनकी मकबूलियत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी किताबों मुल्क में हर ज़माने में नकली इशाअतें होती रही। मतलब क्या है? इनकी किताबों की मुल्क में हर ज़माने में नकली मतलब डुप्लिकेट प्रकाशन होती रही। अंग्रेज़ों की हुकूमत में इनकी बाज़ अफसानों के मुक़ादमात का निशाना बनाया गया। इन पर फहश गोई का इल्ज़ाम लगा। इन पर फहश गोई का भी इल्ज़ाम लगा। ख़ास तौर के इनके अफसाने बू, ठंडा गोश्त, काली शलवार, धुआं, खोल दो और ऊपर नीचे और दरमियान अफसानों पर मुक़ादमात चले। इनके इतने अफसाने हैं जिन पर मुक़ादमात चले थे। कौन कौन है? इसका नाम आप लोग देख लीजिए। बू, एक अफसाना का नाम है बू। दूसरा क्या है? ठंडा गोश्त। और काली शलवार, धुआं, खोल दो और ऊपर नीचे और दरमियान जो है इनके अफसाने हैं। इनके पर मुक़ादमात भी चले थे।
मिंटू गैरी रिवायती फ़िक्र के हामिल अफसाना निगार थे। इन्होंने सियासत होकर घरेलू ज़िंदगी हर जगह बाद ऐसे घरे सवालात कायम किए जिनकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ जाती थी। मिंटू के यहाँ तज्ज़िया अंदाज भी इनके अफसानों की काट में इजाफा कर देता था। वो छोटे छोटे और सादा जुमलों में अपनी बात मुकम्मल कर लेते थे। वो छोटे छोटे और एकदम सादा मतलब आसान भाषा में अपनी बात ख़त्म कर लेते थे। बनावट और तनस इन्होंने अपने अफसानों को दूर रखा और कहानियों के फितरी अंजाम को अव्वलियत दी। ये बात मशहूर हो गई कि मिंटू के यहाँ मर्द औरत के रिश्तों की ज़्यादा कहानियाँ हैं। ये बात फेमस हो गई कि मिंटू के यहाँ मर्द और औरत के रिश्तों की ज़्यादा कहानियाँ हैं। लेकिन इनके यहाँ सियासी पेच व ख़ीम समझने की सलाहियत भी इसी कदर ज़बरदस्त है। नया कानून से लेकर तौबा टेक सिंह तक इनके सियासी अफसानों की कोई कमी नहीं। क्या कहा जा रहा, नया कानून से लेकर तौबा टेक सिंह जो है इनका अफसाना, वहाँ तक इनके सियासी अफसानों की कोई कमी नहीं है। प्रेमचंद के बाद मिंटू, बेदी, कृष्णचंद और इस्मत चुगताई से मिलकर उर्दू अफसानों की सबसे ताकतवर नस्ल सामने आती है। क्या कहा जा रहा है, प्रेमचंद्र के बाद जो है मिंटू, बेदी, कृष्णचंद्र और इस्मत चुगताई से मिलकर उर्दू अफसाने की सबसे बड़ी ताकतवर नस्ल सामने आती है। तो चलिए, मुसन्निफ़ के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और जब हम मोटिवेशन होते हैं तो और भी हम मेहनत करते हैं आपके लिए। और इंशाल्लाह आपका पूरा सिलेबस इस बार हम ख़त्म करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का नाम क्या है, तौबा टेक सिंह। इस कहानी में पागलों के बारे में बात होता है। अगर आप लोग कहानी पढ़ रहे हैं तो पूरा पागलों की सेंस में जाकर आप लोग कहानी समझेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत को ख्याल आया। बंटवारे मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा जो होता है उसके 2-3 साल के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत मतलब सरकार को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए। मतलब कैदियों का जिस तरह तबादला हुआ उस तरह पागलों की भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में, यानी जो मुसलमान पागल जो है हिंदुस्तान के पागल खानों में है उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में है उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मतलब पागल खाना में जो पागल थे, जो हिंदू पागल पाकिस्तान के पागल खाना में थे उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाए और हिंदुस्तान में जो मुसलमान पागल थे उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुकूमत को ख्याल आता है। उसी पर ये पूरा कहानी है। आप लोग बने रहे वीडियो में, बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है और ये VVI क्वेश्चन है आपके। अगला वीडियो में हम लोग 5 नंबर वाला भी कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रेडी है तो यस सर वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आपके लिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेकर आएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह पर कॉन्फ्रेंसें हुई और बाला आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहकीन हिंदुस्तान ही में थे वही रहने दिए गए थे, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूँकि करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। क्या कहा जा रहा, मालूम नहीं ये बात माकूल है या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले और इधर उधर के ऊंची सतह पर कॉन्फ्रेंस मतलब होता है जलसा टाइप का जलसा, और बला आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। बला आखिर एक दिन पागलों के तबादले मतलब ट्रांसफ़र के लिए मुकर्रर किया गया। अच्छी तरह छानबीन की गई, अच्छे तरह से छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहकीन मतलब रिश्तेदार हिंदुस्तान में ही है, जैसे हम लोग हिंदुस्तान में है तो उसी तरह वो टाइम में भी जो पागल लोग पागल खाना में थे उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में है तो उसको हिंदुस्तान में रहने दिया गया था, वहीं रहने दिए गए थे। जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया था और जो बाकी थे मतलब जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया।
यहाँ पाकिस्तान में चूँकि पाकिस्तान में करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने और रखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए थे। उधर का मालूम नहीं, इधर का तो पता है और उधर का मालूम नहीं। लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्पी चमी गोया होने लगी, मतलब शोर शराबा होने लगे। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस तक हर रोज़ बाकायदगी के साथ ज़मींदार पढ़ता था, मतलब एक अखबार का नाम था ज़मींदार, वो पढ़ता था। इससे जब इसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया। मतलब क्या, एक पागल था जो 12 साल से एक अखबार पढ़ता था, अखबार का नाम क्या है, ज़मींदार पढ़ता था। उसके बाद उसका एक दोस्त पागल जो है वो पूछता है, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया। मतलब वो पागल जो है बहुत सोचा, उसके बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहां अस्तरे बुनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त भी मुतमईन हो जाता है। हालांकि ये जवाब कोई जवाब है नहीं, भले वो पागल है कुछ भी बोल दे, लेकिन उसका दोस्त भी तो एक पागल है। पूरा कहानी पढ़िए आप लोग, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं। और पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे। अगर आप लोग पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आप लोग हर एक टॉपिक कवर कर लीजिएगा जो आपके बुक में है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती है। मतलब एक सिख पागल थे, वो दूसरे सिख पागल से पूछता है, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, वहाँ की बोली हमें आती नहीं है। दूसरा मुस्कुराया, मतलब दूसरा पागल जो है मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तरों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकर भरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। देखिए ये जो है, एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल जो थे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगा जोर जोर से, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह से जोर जोर से बुलंद किए। फर्श पर फिसल कर गिर गया। उसके बाद फर्श पर फिसल कर, मतलब पक्का बना हुआ था, उस पर फिसल कर गिर गया और बेहोश हो गया। बाज़ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे, बहुत सारे पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था फांसी के फंदे से बच जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे कातिल हैं जो मतलब किसी का मर्डर कर दिया, अब उसको फांसी का सज़ा होगा, इसलिए अफसर को कुछ घूस देकर उसको पागल खाने में पागल बनाकर भर्ती कर दिया जाता है। उसके बाद जब ठीक हो जाता है तो उसको वो मतलब बाहर निकाल लिया जाता है, इसलिए वो पागल खाने में थे, यही कहा जा रहा। बाद ऐसे पागल भी थे जो पागल नहीं थे, उनमें अक्सरियत मतलब ज़्यादातर ऐसे कातिलों थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर, मतलब कुछ दे देकर पागल खाने भिजवा दिया था फांसी के फंदे से बचने के लिए। क्या कहा जा रहा, फांसी के फंदे से बचने के लिए। एक मिनट, ये कुछ समझते थे। ये पागल जो पागल नहीं थे लेकिन पागल खाने में थे, तो ये तो समझेंगे ना, जैसे कोई कातिल है वो पागल खाने में, अब वो पागल थोड़े जो ना समझेंगे। ये कुछ ज़रूर समझते थे हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़यात से वो भी बेखबर थे। लेकिन सही बात जो है उससे वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरादार सिपाही जो थे वो जाहिल थे, इसलिए उसको भी उतना नहीं पता था। पोरेन वार्ड में 2 इंग्लैंडियन पागल थे। जब इनको मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए, मतलब पोरेन वार्ड में 2 इंग्लैंडियन पागल थे, मतलब अंग्रेज़ पागल थे। जब इनको मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए तो इनको बहुत सदमा हुआ। मतलब पागल खाने में भी अंग्रेज़ पागल थे। जब उसको पता चलता है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आज़ाद करके चला गया तो इनको बहुत ज़्यादा सदमा होता है। देखिए वो छुप कर घंटों तक आपस में इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते। वो मतलब छिप कर आपस में इस मसले पर घंटों तक, मतलब घंटे इस मसले पर बात करते रहे।
पागल खाने में अब इनकी हैसियत किस किस्म की हो गई, पागल खाने में अब इनकी हैसियत जो है किस किस्म की हो गई। यूरोपियन वार्ड डरे है या उड़ा दिया जाएगा, मतलब वो डरे है गोया गाया उड़ा दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, मतलब वो जो अंग्रेज़ पागल है वो डरा हुआ है कि हमें उड़ा दिया जाएगा, मुझे ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं। क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय बिल्डी इंडियन चपाती तो जहरे मार नहीं करना पड़ेगी, मतलब क्या उसको डर हो रहा था ब्रेकफास्ट जो मिलता था वो अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। एक सिख था जो पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे, मतलब एक सिख पागल था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त इसकी ज़बान से अजीब व गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओ पर्दी, गर गर्दी, इंस्पेक्टी, बेध्यान दी, मिंग डी ऑफ डी लालटेन। और यही पर कहानी है। ये जो पागल है जो 15 वर्ष से भर्ती है, टोबा टेक सिंह, ये उसके गांव का नाम है। आगे आप लोग पढ़िए, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा। क्या कहा जा रहा है, दिन को सोता था ना रात को, मतलब ये जो है ना दिन को सोता था ना रात को, पूरा 15 बरस एक टांग पर खड़े रहे। पहरादारों का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, मतलब पहरादार गार्ड जो होता है उसका कहना था 15 वर्षों के तवील, 15 वर्षों के लंबे मुद्दत के बाद वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, मतलब दिन रात जागे रहता था। सोया लेटा भी नहीं, मतलब सोया नहीं, क्या लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी दीवार के साथ टेक लगा लेता था, लेकिन कभी कभी जो है दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़े रहने से इसके पाँव सूज गए थे, मतलब हर वक्त खड़े रहने से इसके पाँव फूल गए थे। पंडलियाँ भी फूल गई थी, मगर इसके जिस्मानी तकलीफ़ के बावजूद लेट कर आराम नहीं करता था, मतलब इसके जिस्मानी तकलीफ़ के वजूद से भी ये लेट कर आराम नहीं करता था। पागल ही है तो कुछ भी कर सकता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी, मतलब क्या, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और पागलों के बंटवारे के मुतालिक जब पागल खानों में बात होती, गुफ्तगू मतलब बात होती है, तो वह गौर से सुनता था, वो बहुत गौर से सुनता था। कौन? सादत हुसैन मिंटू की बात हो रही है। कोई इससे पूछता था कि इसका क्या ख्याल है, मतलब जब कोई इससे पूछता था तुम्हारा क्या ख्याल है, तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ऊपर दी गर्द गर्दी इस्पेक्ट डी बेधुयानवी मिंग डी डाल ऑफ डी पाकिस्तान गवर्नमेंट, मतलब क्या कोई समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में ऑफ डी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ डी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली, मतलब क्या है, लेकिन बाद में पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ डी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली। और इसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया, और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया टोबा टेक सिंह कहाँ है, टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है। टोबा टेक सिंह जो है कहाँ है, तो वो जहाँ का रहने वाला है, मतलब वो पागल जहाँ का रहने वाला है उसके गांव का नाम है टोबा टेक सिंह। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि टोबा टेक सिंह जो जगह है वो कहाँ है, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। जो बताने की कोशिश करते थे वो खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते, मतलब जो बताने की कोशिश भी करते थे वो खुद इस उलझाव में, मतलब इस मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है ये पाकिस्तान में है। मतलब पहले सियालकोट नाम का एक जगह था वो हिंदुस्तान में होता था, लेकिन अब सुन रहा है कि वो पाकिस्तान में है। अब जाहिर सी बात है 15 साल से पाकिस्तानी पागल खानों में भर्ती है, तो उसको क्या पता किसका बंटवारा कहाँ है और कौन सा एरिया कहाँ है, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में। मतलब इस उलझन में सब लोग परेशान थे। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान, क्या पता है कि जो लाहौर अब पाकिस्तान में कल हिंदुस्तान में चला जाए, मतलब क्या पता जो अब पाकिस्तान में लाहौर जो है, लाहौर नाम का एक जगह है, वो पाकिस्तान में कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए, या सारा हिंदुस्तान जो है वो ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी किया पर हाथ रख कर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सरे से गायब ही हो जाए। पागल है तो कुछ भी बोल सकता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, हाथ रख कर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों किसी दिन सर से गायब हो ही जाए। इस सिख पागल के कैसे छदरे होकर बहुत मुख्तसर रह गए, चूँकि बहुत ही कम नहाता था, इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे। मतलब नहाता नहीं था, जो पहने है वही पहने रहेगा था, तो इसलिए दाढ़ी और सर का बाल जो है आपस में जम गया था। मतलब बाल, सर का बाल और नीचे दाढ़ी जो है दोनों आपस में मिल गया था और जम गया था, पूरा घुंघरालू टाइप का हो गया था।
आप लोग देखे होंगे बाज़ार में कोई पागल नहीं रहता, बहुत बड़ा बड़ा बाल अजीब तरह का देखने में लगता है। छोड़िए वो सब बात, आगे हम पढ़ते हैं। जिसके बास इसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी, जिसके बास मतलब जिसके वजह से इसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी, मगर आदमी बेज़र था। 15 वर्षों में इसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। मतलब वो टोबा टेक सिंह जो है 15 वर्ष में किसी से झगड़ा और फसाद नहीं किया था। पागलखाने के जो पुराने मुलाजिम थे, मतलब पागलखाने के जो पुराने नौकर थे, उसके मुतालिक इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह इसकी कई ज़मीनें थी। मतलब पागलखाने में एक पुराना नौकर है, वो इसके बारे में जानते हैं कि इसकी कई ज़मीनें थी। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था, मतलब ये पागल जो है अच्छा खाता पीता ज़मींदार था। अचानक इसका दिमाग उलट गया और इसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांधकर लाए पागलखाने में दाखिल करा गए। मतलब क्या है, ये जो सादत हुसैन मिंटू अच्छा खाता पीता ज़मींदार इंसान था, अचानक इसका दिमाग उलट गया तो इसके रिश्तेदार जो है जंजीर में हाथ पांव बांधकर पागलखाने में लाकर दाखिल करा गए। महीना में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे, हर महीना जो है इसके रिश्तेदार मुलाकात के लिए आते थे और इसकी खैरियत दरियाफ़त मतलब इसकी खैर खैरियत पूछकर चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, मतलब बहुत लंबे समय तक ये सिलसिला जारी रहा। पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो इनका आना बंद हो गया। लेकिन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का गड़बड़ मतलब बंटवारा होना शुरू हुआ तो ये लोग का आना जाना भी बंद हो गया था। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कर, वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर फजले दीन ने रुक रुक कर कहा। मतलब बिशन सिंह, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या है? बिशन सिंह। याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा टोबा टेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह। वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह जो है याद करने लगा। बेटी रूप कर फजले दीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वह भी ठीक ठाक है, इनके साथ ही चली गई थी। मतलब वो बिशन सिंह जो है फजलुद्दीन से पूछ रहे हैं रुक रुक कर, हाँ वो भी ठीक ठाक है, इनके साथ ही चली गई। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया। बिशन सिंह जो टोबा टेक सिंह है वो खामोश रहा। फिर फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहो। मतलब उनकी रिश्तेदार जो है उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहो। अब मैं सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलेर सिंह और भाई वदा सिंह से मेरा सलाम कहना। मतलब फिर वो बिशन सिंह जो है वो बिशन सिंह नहीं फजलुद्दीन जो है वो कह रहे हैं, मैंने सुना तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलेर सिंह और भाई वदा सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलेर से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। भाई बलेर सिंह से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। वो भोरी बहन से जो छोड़ गए थे इनमें से एक कटा दिया है, दूसरी कटी हुई थी पर वह 6 दिन की हो के मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरवंडे लाया हूँ। ये जो है फजलुद्दीन टोबा टेक सिंह यानी कि बिशन सिंह से कह रहे हैं। बिशन सिंह ने मरवंडों की पुतली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? बिशन सिंह जो पागल है वो मरवंडों की पुतली लेकर पास खड़े सिपाही जो था उसके हवाले कर दी और फिर फजलुद्दीन से पूछता है, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलुद्दीन ने कदर हैरत से कहा, कहाँ है? ये वहीं है जहाँ था। मतलब है कहाँ? जहाँ था वहीं है। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? मतलब क्या है, फजलुद्दीन से बिशन सिंह पूछ रहा है टोबा टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? तो फजलुद्दीन बोल रहा है कदर हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। मतलब फिर फजलुद्दीन बोल रहा है हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में। वो खुद बौखला गया था। बिशन सिंह बरबराता हुआ चला गया। बिशन सिंह जो है फिर बरबराता हुआ चला गया। क्या बरबरा गया? ओपर दी गरगड़ दी स्पेक्ट दी बेधवानमिंग ऑफ दी लाल पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी
डरफ्टे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, मतलब तबादले की तैयारियां जो है पागल को मतलब यहाँ से वहाँ जाने की तैयारियां पूरा तरह से हो चुकी थी। इधर से उधर इधर से आने वाले पागलों की फहरिस्तें बन गई थी। फहरिस्तें किसको कहते हैं, मतलब इधर से आने वाले पागलों की लिस्ट बन चुकी थी। तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था, मतलब तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियाँ थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडियाँ थी। जब लाहौर के पागल खाने में हिंदू सिख पागलों से भरी लारियाँ पुलिस के मुहाफिज दे सकते थे साथ रवाना हुए। मुतल्लिका अफसर भी हमरा थे। वह हगा के बोर्ड पर तरफीन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे के मिले और इब्तदाई कार्रवाई ख़त्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लावारियों से निकालना, मतलब गाड़ियों से निकालना और उनके दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। जाहिर सी बात है, पागल है पूरा, एक गाड़ी से निकाल कर, मतलब पागल को लॉरियों से निकालना, मतलब उनके पागल वाला गाड़ी जो होता है उनसे निकाल कर दूसरे अफसरों के हवाले करना बहुत कठिन काम होता है। पागल है, भाग दौड़ करता है। बाज़ तो बाहर निकलते ही नहीं थे, मतलब कुछ ऐसे पागल थे जो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होने थे, मतलब जो निकलने पर तैयार होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, और जो निकलने के लिए तैयार होते थे तो उनको बाहर संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे, मतलब बहुत सारे पागल नंगे भी थे, जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते थे तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते थे। मतलब कुछ ऐसे पागल थे जो पूरा नंगे थे तो उनको कपड़ा पहनाते थे तो वो फिर से फाड़ कर फिर से नंगा हो जाते थे। कोई गालियाँ बक रहा होता, कोई गालियाँ बक रहा है तो कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रूबरू रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, कान पर ही आवाज़ सुनाई नहीं देती। मतलब क्या है, जब पागलों की ट्रांसफ़र हो रही है तो कोई गालियाँ दे रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई रो रहा है, हर तरह का पागल होता है ना पागल खाने में। पागल औरतों का शोर व गोता अलग था। पागल औरतों, मतलब औरत भी पागल जो थी वो उस पागल खाना में थे। पागल औरतों का शोर गोता भी एक अलग था। और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि, मतलब सर्दी जाड़ा इतना कड़ाके की थी कि पर और जाहिल थे इनकी गुफ्तगू से भी कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। इनको सिर्फ इतना मालूम था कि वो एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, मतलब इनको सिर्फ इतना मालूम था कि वो एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आज़म कहते हैं। इसने मुसलमानों के लिए एक अलग, मतलब एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। मतलब उसमें जो पागल लोग थे उनको बस इतना मालूम था कि एक मोहम्मद अली जिन्ना नाम का एक इंसान है जो कायदे आज़म है, इसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका महल वक़ू क्या है, इसके मुताल्लिक वो कुछ नहीं जानते। मतलब ये जो पाकिस्तान है ये कहाँ है, इसका महल वक़ू क्या है, इसके मुताल्लिक वो पागल लोग कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था इसके मुखम्मसे में गिरफ़्तार थे। वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है? वो कुछ अरसे पहले तो यही रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। मतलब क्या है, कुछ पागल लोग सोच रहे हैं वो कहाँ है, पाकिस्तान में है कि हिंदुस्तान में? अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है? कुछ पहले तो वो हिंदुस्तान में ही थे, वो मतलब वो जगह जो है हिंदुस्तान में ही थे, तो ये फिर पाकिस्तान कैसे हो गया? यही सोच रहा है वो पागल लोग। एक पागल तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। मतलब एक पागल ऐसा था जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि वो और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया, मतलब झाड़ू दे रहा था, झाड़ू देते देते एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी के ऊपर बैठकर 2 घंटे तक मुसलसल तकरीर करता रहा। पागल है, मतलब झाड़ू देते देते एक पेड़ पर चढ़ जाता है, उसके ऊपर 2 घंटे तक लगातार तकरीर करते रहा, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर थी। मतलब उनका तकरीर जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले, मतलब बहुत ही गंभीर मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा, सिपाही जो है उससे नीचे उतरने को कहा और वो ऊपर चढ़ गया, मतलब और वो ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया। उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना मैं पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा। मतलब उसको डराया धमकाया गया तो वो फिर से बोलने लगा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब इसका
इसका दौरा सर्द पड़ा हुआ, मतलब जब वो ठंडा हो गया तो नीचे उतर गया और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा। अब जब पागलों का तबादला हुआ तो उसको भी दर्द होने लगा और वो अपने हिंदू और सिख दोस्तों जितना था सबसे मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से इसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। मतलब उसका दिल भर आया था कि अब वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब जहाँ कुछ दिनों के लिए एक साथ लोग रहने लगते हैं तो उसको मोहब्बत हो जाता है, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो। आप लोग पूरा कहानी पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग भी कहीं मतलब एक हफ्ता या 10 दिन या 1 महीना के लिए कहीं जाते हैं और वहाँ पर 10 लोग रहते हैं तो ऐसा मोहब्बत हो जाता है कि उससे जुदा होने पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। आपको भी समझ में आया होगा। इसी तरह इन पागलों का भी समस्या है। बड़ा मतलब अच्छा कहानी है, थोड़ा सा हंसी मजाक भी है और थोड़ा सा इमोशन वाला भी कहानी है। देखिए अभी पूरा इमोशन भर दिया है इस कहानी में। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था, एक एमएससी पास इंजीनियर रेडियो मतलब इंजीनियर था, एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर था जो मुसलमान था। दूसरे पागल से बिल्कुल अलग थलग, बाकी एक ख़ास रोशन पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। ये तब्दीली नमूनादार हुई कि इसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धर नंग सारे बाग में चलना फिर शुरू कर दिया। मतलब एक इंजीनियर पागल था जो मुसलमान था, वो दूसरे पागल से बिल्कुल अलग थलग, बाग की एक ख़ास रोशन में सारा दिन घूमता टहलता रहता था। एक तब्दीली मतलब ये बदलाव के बाद नमूदार हुई है, इसने तमाम कपड़े उतार कर फिर नंगा सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। च्यूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने जो मुस्लिम लीग का सरगर्म रकन रह चुका था। मतलब मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान का एक टीम में पहले हिंदुस्तान में था, जिसके लीडर कौन थे? मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। अगर आप लोग आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, हिस्ट्री या पॉलिटिकल दोनों में। और आप लोग को क्लास 10 में भी पढ़ने को मिला होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। वही मुस्लिम लीग का मतलब ये लीडर भी रह चुका था। एक मोटे मुसलमान पागल जो है मुस्लिम लीग का सरगर्म रह चुका था और वह चंद दिनों में 15-16 मरतबा नहीं नहाया करता था। मतलब वह दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था। यक लख्त ये आदत तरक कर दी कि इसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे इसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया। मतलब एक दिन ये ऐलान कर दिया था कि वह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। इसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगल में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को ख़तरनाक पागल करार देकर अलाहिदगी बंद कर दिया गया। मतलब क्या है, ये मोटा पागल जो है ये अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना मतलब पाकिस्तान का जो कायदे आज़म है वो खुद को ऐलान कर दिया, मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। इसका देखा देखी एक सिख पागल था, वो मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था मतलब बहुत ही करीब था कि जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को ख़तरनाक पागल करार दिए और अलाहिदगी मतलब अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। देखिए मोहब्बत में भी नाकाम होकर पागल हो जाता है और वह भी इस पागल खाने में मौजूद है। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। मतलब अमृतसर का एक हिंदू लड़की थी, उससे उसे मोहब्बत हो गई थी। उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, वो लड़की जो है उस वकील को ठुकरा दिया था। दीवानगी की हालत में वह भी उसको नहीं भूला था। मतलब दीवानगी की हालत में उस वकील जो है वो वकील उसको नहीं भूला था। चुनांचे वह इन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वह पाकिस्तानी। देखिए एक हिंदू वकील रहता है जो मोहब्बत में नाकाम हो जाता है और उसकी महबूबा जो है अमृतसर में रहता है और उसको पता चलता है अमृतसर हिंदुस्तान चला जाता है। इसलिए वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम लीडरों को खूब गालियां देता है क्योंकि उसकी महबूबा जो हिंदुस्तानी बन जाती है और वो पाकिस्तानी। चलिए तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग को ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये टोटल हम लोग समझ चुके हैं। अब इसका आपने पढ़ा मतलब ये हम लोग पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा और पूरा कहानी फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो चैप्टर के पढ़ने के बाद ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पूरा चैप्टर का सारांश इस टॉपिक में दिया रहता है। चलिए
शुरू करते हैं। टोबा टेक सिंह अफसाने की कई जहतें हैं, मगर यहाँ दो बुनियादी बातों की तरफ तवज्जो कीजिए। पागल खाने में पहली किस्म इन पागलों की है जो नफ़ा नुकसान का सीधा साधा हिसाब लगा रहे हैं। मसलन हिंदू वकील साहब अपनी माशूका से बिछड़ने के गम में पागल हुए हैं, लेकिन अपनी माशूका के वतन अमृतसर के बजाय लाहौर में रहने के ख्वाहिशमंद है। मतलब क्या है, टोबा टेक सिंह अफसाने की कई जहतें हैं, मगर यहाँ दो बुनियादी बातों की तरफ तवज्जो कीजिए। पागल खाने में पहली किस्म इन पागलों की है जो अपनी नफ़ा नुकसान का सीधा साधा हिसाब लगा रहे हैं। मसलन मिसाल के तौर पर हिंदू वकील साहब जो है अपनी माशूका यानी कि अपनी महबूबा के बिछड़ने के गम में पागल हुए हैं, लेकिन अपनी माशूका के वतन अमृतसर के बजाय लाहौर में रहने के ख्वाहिशमंद है। इसका सबब यह है कि अमृतसर में इनकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। मतलब इनका मकसद है कि अमृतसर में इनकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यहाँ मोहब्बत पर दौलत भारी पड़ती है। यहाँ जो है मोहब्बत पर दौलत भारी पड़ती है। इसकी दूसरी मिसाल हम दो इंग्लैंडियन पागलों की भी देख सकते हैं। मतलब अंग्रेज़ पागल जो था उनका भी देख सकते हैं। इनकी फ़िक्र अपने ब्रेकफास्ट को लेकर है। मतलब वो अंग्रेज़ पागल जो है इनका फ़िक्र देखिए ब्रेकफास्ट को लेकर है। इन्हें बिल्डिंग इंडियन चपाती नहीं चाहिए। देखिए कैसा कैसा पागल है। पागलों की दूसरी जमात में वह लोग हैं जिन्हें अपनी मिट्टी अजीज़ है। टोबा टेक सिंह का शुमार ऐसे ही लोगों में है। टोबा टेक सिंह का शुमार जो है गिनती ऐसे ही लोगों में है। टोबा टेक सिंह की अहले आयाल हिंदुस्तान रुखसत हो चुके हैं। सरहद पर पागलों की बाहमी तबादला का मौका है, लेकिन एक पागल टोबा टेक सिंह का जहन का दो सयाली कबूल नहीं कर पाता और दोनों मुल्कों के दरमियान हिस्से नो मीन्स लैंड में दम तोड़ देता है। मतलब दोनों हिस्से के दरमियानी हिस्सा में मतलब ना हिंदुस्तान रहता ना पाकिस्तान, बॉर्डर पे ही टोबा टेक सिंह का इंतकाल हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। टोबा टेक सिंह का इंतकाल कहाँ होता है? तो ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, मतलब सरहद पे। इसकी मफाद की जंग में दो हैशियों ने ना जाने कौन कौन सी मजालिम ढाए, लेकिन दो मुख्तलिफ कौम से ताल्लुक़ रखने वालों की मोहब्बत में कमी नहीं आई। फजल दीन और टोबा टेक सिंह की मुलाकात इसको इसी नज़रिए से देखना चाहिए। बरसग़ीर हिंदू पाक की पूरी तस्वीर इस अफसाने में देखी जा सकती है। मिंटू एक जगह लिखते हैं, मतलब क्या बहरहाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पूरी तस्वीर जो है इस अफसाने में देखी जा सकती है। मिंटू एक जगह लिखते हैं, सादत हुसैन मिंटू जो एक जगह लिखते हैं, पागलों की अक्सरियत इस तबादले की हक़ में नहीं था, इसलिए कि वह इनकी समझ में नहीं आता कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। मतलब पागलों की अक्सरियत इस तबादले की हक़ में नहीं था कि उसके लिए ये समझ में नहीं आता था कि इन्हें अपनी जगह मतलब जहाँ वो था उसे उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। क्या हमारे सियासी अगला पॉइंट है, क्या हमारी सियासी दानिश्वरों की जहन में पागलों जैसा कोई ख्याल पैदा नहीं हो सका? एक मुल्क को दो हिस्सों में बांटकर सरहद की दीवारें ज़रूर कायम कर दी गई, लेकिन अक्सरियत अब भी ये समझ पाने में नाकाम है कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। मतलब अक्सर पागल को ये भी नहीं समझ में आया कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। चलिए, आप लोग को उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस और जितने भी दोस्त 11-12 में है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी नया स्टूडेंट आएगा और हमारा मतलब व्यूज आएगा तो हम भी थोड़ा सा मोटिवेशन होंगे और आप लोग के लिए और भी मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से वीडियो लाएंगे। और आप लोग को पूरा सिलेबस जब ख़त्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हम बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे, जो बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से होगा और मज़ेदार होगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।